फाइन स्टूडेंट, इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डेट इज ओबेसिटी। अब देखो ओबेसिटी एक सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है, समझे ना। और ओबेसिटी एक झटके में ख़त्म होने नहीं जा रहा है, एक सिंगल अप्रोच से ख़त्म होने नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ चलना होगा, मल्टी सोल्यूशन के साथ चलना होगा। अच्छा, इसी पिक्चर में देख सकते हो दो फिगर जहाँ पे ओबेसिटी दिखाया गया है। अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ लेना है, इसी फिगर से हमें कुछ लेना है। देखो बॉडी मास इंडेक्स BMI जानते हो ना, कहीं पे भी जाओ तो बोलेगा BMI क्या है आपका। यदि आप हेल्दी हो तो BMI एक तरीका है उसको चेक करने का कि आप हेल्दी हो या नहीं हो। तो BMI क्या होता है कि जो भी आपका वेट है केजी में, उसको न्यूमरेटर में रखना है। जैसे मान लो 60 kg है तो 60 kg लिखो, डिवाइडेड बाय जो भी आपका हाइट है उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। हाँ, जैसे मान लो 165, हाँ इतना आपका मीटर हो गया, यानी कि 165 सेंटीमीटर है लेट से, तो 1.65 आपका मीटर हो गया, उसको स्क्वायर कर दो। तो यानी कि ऊपर में केजी लिख दिए 60 kg डिवाइडेड बाय 1.65 होल स्क्वायर, जो निकालोगे वही होता है BMI, समझे ना। तो यानी कि हाइट को क्या करना है, स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर में। अब जो निकलेगा यहाँ फिगर में देखो, इसलिए फिगर पे अभी भी हम लोग देख रहे हैं, यदि 25 से लेके 30 के बीच में आए तो ओवरवेट है वो, और 25 से नीचे आए तो क्या है तुम्हारा, ठीक है, नॉर्मल है। यदि मान लो कि 30 से लेके 40 के बीच में आए तो फिर आप ओबेस हो, फिर मतलब ज़्यादा मोटे हो, ओवरवेट से भी ज़्यादा हो आप, समझ गए। तो ये BMI निकालने का तरीका, ये अलग बात है। कई जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है BMI, क्योंकि फैट तो पेट में रहता ही है, फैट तो समझ रहे ना, फैट वेस्ट तो निकलता ही है, पेट तो निकलता ही है। तो इसके साथ और भी तरीका होना चाहिए हेल्दी बॉडी चेक करने के लिए। मैं जो भी हो, हम ये भी जानते हैं कि BMI सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि कोई हेल्दी है या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, ये बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है। देखो, ओवरवेट एंड ओबेसिटी प्रॉब्लम इन इंडिया। तो भारत में देखते हैं ओवरवेट और ओबेसिटी जो डिफाइन किया है WHO ने क्या डिफाइन किया है, एबनॉर्मल या एक्सेसिव फैट अकुमुलेशन हो और जिसके वजह से हेल्थ में रिस्क आ रहा हो, पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ, समझे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखेंगे हम लोग और दोनों को कंपेयर करेंगे। जो लेटेस्ट वन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th वन, और 4th और 5th को कंपेयर करेंगे। तो इसमें देखोगे कि जो ओवरवेट और ओबेस, ओवरवेट बता दिए ना BMI कितना होना चाहिए, ओबेस में बता दिए ना, हाँ फिर फिगर पीछे जाओगे तो पता चल जाएगा। ओवरवेट का मतलब 25 से लेकर 30 के बीच में है ना, ओबेस का मतलब तुम्हारा 30 से लेकर 40 के बीच में BMI हो। तो इसमें क्या बोला गया कि जो महिला है 20 साल से ऊपर, 20 ईयर से ऊपर जो महिला है, ओवरवेट या ओबेस वो बढ़ा है। पहले लगभग 21% था, 20.6 मतलब 21% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से 15 और 16 में जो लिया गया था, और अभी 21% से बढ़ के 24% हो गया, यानी कि महिला में ओबेसिटी बढ़ा है। और जबकि पुरुष का जो है 20 साल से ऊपर वाला, पुरुष का कितना हुआ है, लगभग 19% से 23% हुआ है, यानी कि महिलाओं में ज़्यादा है ओबेसिटी का प्रॉब्लम, समझ गए ना। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अभी रिसर्च पेपर निकला था लैंसेट में जो छपा था, उसमें भी यही कहा गया कि प्रिवेलेंस ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी इन द कंट्री वाज 40%, यानी कि यदि हम एब्डोमिनल ओबेसिटी को देखें, BMI छोड़ दो, BMI ठीक है अपना अपनी जगह है, ये देखें जिसका पेट निकला हुआ है ना, तो एब्डोमिनल ओबेसिटी देखोगे इस कंट्री में, यानी कि हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस को देख के, पेट का वो सर्कमफ्रेंस को देख के यदि निकाले तो कंट्री में 40% महिला ओबेस हो जाएगी, ठीक है, और 12% पुरुष ओबेस हो जाएंगे एब्डोमिनल ओबेसिटी को देखा जाए तो। नहीं जानते कहीं आदमी का पेट भी निकला है, BMI ठीक है, BMI नॉर्मल आ गया, बात खत्म। बात समझ रहे हो ना। ये लैंसेट का रिपोर्ट छपा था। तो देखो सबसे बड़ा सवाल है यही है कि क्या बॉडी मास इंडेक्स जिस पे इतना हम रिलाई कर रहे हैं, क्या ये रिलायबल इंडिकेटर है। इसमें कोई शक बात नहीं है, डिबेट तो होते रहेगा, बट इसका भी अपना ही एडवांटेज भी है। क्योंकि देखो, हाँ इसका अपना ही एडवांटेज, क्योंकि अभी तक तो हम लोग BMI को ही लेके चल रहे थे, मगर इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि BMI डज नॉट इंडिकेट हाउ मच ऑफ वेट इज फैट। इसमें ये नहीं कहता कि जो वेट है वो फैट कितना है, एंड वेयर द फैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फैट बॉडी में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए जनवरी 2025 में एक्सपर्ट ने ये कहा था, गाइडलाइंस दिया था कि ठीक है BMI के साथ साथ
है ना, वेस्ट सरकमफ्रेंस या वेस्ट टू हाइट रेशियो भी होना चाहिए और बॉडी फैट मेजरमेंट भी होना चाहिए, ये 2 चीज़ भी होना चाहिए और साथ में BMI। तब जाकर पता चलेगा कि रियल में ही वो आदमी हेल्दी है या नहीं है। बात समझ गए? हाँ, अब जैसे देखो यदि फैट एब्डोमेन में हो तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ का बढ़ने का चांस, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, ये सब चांस है। इंडियंस आर जेनेटिकली प्रीडोज टू एक्यूमुलेट फैट इन द एब्डोमेन। इंडियंस का जो जेनेटिकली देखोगे ना तो फैट एब्डोमेन में रहता है, एक्यूमुलेट होता है इंडियंस लोग का। तो अब खाली BMI के हिसाब से देखो तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए ओबेसिटी सही चेक करना है एज पर द एक्सपर्ट हमें साथ साथ वेस्ट टू हाइट रेशियो को भी कंसिडर करना चाहिए अलॉन्ग विद BMI। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं तो क्या कारण है इतना ओबेसिटी बढ़ रहा है भारत में। एक तो अनहेल्दी डाइट्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, है ना, तेल में छका हुआ चीज़ बार बार है ना खाए जा रहे हैं लोग, सब एक ही तेल में बार बार चीज़ फ्राई हो रहा है। फिजिकल, अब देखो जिस हिसाब से अभी का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है। अभी का इकोनॉमी है, सॉफ्टवेयर का जो इंजीनियर बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया वो भी एक रीज़न है। एयर पोल्यूशन देखो, अब पहले ऐसा कहाँ रहा वातावरण, एयर पोल्यूशन को वजह से भी तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज सब इस तरह का बीमारी बढ़ रहा है। लो इनकम हाउस जहाँ पैसा ही नहीं है जिस घर में, वो अभी भी PDS पे टिका हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। अब PDS से देखो जो भी आ रहा है राइस और व्हीट, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो फैट तो होगा ही होगा। इंडियन डाइट देखो, स्पेशली पोर फैमिली देखोगे तो वहाँ पे देखो खाना में आयरन ही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं है, तो करे क्या, जैसे फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वेजिटेबल, ये सब खाना चाहिए तो है ही नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, वो गरीब वाले लोग खरीद के खा ही नहीं पाते हैं। तो लैंसेट रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि लगभग आधा 50% जो इंडियंस है वो फिजिकली क्या है तुम्हारा, आर नॉट सफिशिएंटली फिजिकली एक्टिव, एक्टिव नहीं है, वो घर में बैठा हुआ है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। तो ये देखो, ये बहुत सुंदर पिक्चर, बिल्कुल अभी तक जो बताए हैं वही चार्ट 1 तो वही चीज़ है कि महिलाओं का देखो ओवरवेट बढ़ा है ना, देख रहे हो ना कैसे बढ़ गया है महिलाओं का। हाँ देख रहे हो, महिला का नीचे वाला है, ऊपर देख रहे हो, हाँ जी, ये ऑरेंज कलर देखो, ठीक है। तो देखो ये 2015 से 16 दिखाया गया, 19 से भी दिखाया गया तुम्हारा, दोनों का ही, एक ओवरवेट का दिखाया गया, ओबेस का दिखाया गया। तो हम देखते हैं महिलाओं का है ना अच्छा खासा है। जैसे स्पेशली हम बात करें ओवरवेट में तो पुरुष का ज़्यादा है, फिर हम ओबेस में बात करें तो फिर महिला का ज़्यादा है, जो बढ़ा है, ट्रेंड भी बढ़ा, पहले भी ज़्यादा था अभी भी ज़्यादा है। यदि मैन का देखें तो मैन ओवरवेट ज़्यादा है, फीमेल ओवरवेट थोड़ा कम है। दोनों को ही जोड़ के देख रहे थे हम लोग उधर। अच्छा देखो, इसमें जो है, इसमें एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो राज्य गरीब है, जिसका पर कैपिटा इनकम है, ओबेसिटी कम है वहाँ पे, और जो राज्य अमीर है, जिसके पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उसमें ओबेसिटी ज़्यादा है। दिल्ली देखो, पंजाब देखो, तमिलनाडु देखो, हाँ केरला देखो, आंध्र प्रदेश देखो, गोवा देखो, सिक्किम देखो, सब रिच स्टेट है, तो यहाँ ओबेसिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। नीचे आओ, बॉटम में आओ, बिहार देखो, आसाम देखो, राजस्थान देखो, छत्तीसगढ़ देखो, मेघालय देखो, झारखंड देखो, जो नॉर्मली, जो ट्रेंड जो कहता है, जो नॉर्मली जो राज्य गरीब राज्य है, पर कैपिटा इनकम कम है, उसमें ओबेसिटी कम है। बात समझ गए ना? आगे देखो, तो व्हाट आर द हेल्थ रिस्क विद ओबेसिटी और ओवर वेट से क्या होगा? तो WHO ने कहा है कि बहुत ओबेसिटी जो एडल्टहुड में बहुत बड़ा है ना नेगेटिव असर कर सकता है, ठीक है। अर्ली डेथ, पोर हेल्थ, इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, और भी बहुत तरह कैंसर हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकते हैं, और भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो डायबिटीज पेशेंट देखो कितना बढ़ रहा है, अब 21 करोड़ लोग डायबिटीज़ पेशेंट है भारत में, इंडिया लीड्स, उसमें इंडिया लीड करता है। कैंसर का भी पेशेंट देखो 14.6 लाख कैंसर केसेस था तुम्हारा 2022 में, वो बढ़ के तुम्हारा 15.7 के लाख हो गया है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट 2025। कार्डियोवास्कुलर डिजीज अभी भी देखो लीडिंग कॉज है डेथ के लिए, और हम जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो है ना जो संख्या वो ज़्यादा बढ़ रहा है। 60 टोटल डेथ जो हुआ है भारत में, उसमें 60% कंट्रीब्यूशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक टाइम था कम्युनिकेबल डिजीज है, इसी को क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं, कि जहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज से आगे निकल जाए। तो भारत तो बिल्कुल यही चीज़ विटनेस कर रहा है। तो देखो, तो सिंगल अप्रोच से नहीं चलेगा, सिंगल अप्रोच से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो रिक्वायर है मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मल्टीपल सोल्यूशन चाहिए हमें। सबसे वन तो सोसाइटल डायलॉग होना चाहिए। अच्छा, जो सोसाइटी में बातचीत में भी ये होना चाहिए कि देखिए गलत खाना खाने से ना बहुत नुकसान होता है,
ये एक डायलॉग होना चाहिए सोसाइटी में, बताओ दुनिया भर का डायलॉग होता है, ये डायलॉग होना चाहिए। बात समझिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए। ओबेसिटी एक बीमारी है ना, ये बर्डन बढ़ते चला जा रहा है, इसके वजह से डायबिटीज़ हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ समाज में ही बातचीत होना चाहिए। जब समाज में इस तरह का बातचीत होगा तो कहीं ना कहीं लोग पे असर पड़ेगा इस चीज़ का, नंबर 1। दूसरा चीज़ है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। बात समझे, उसके लिए अर्बन एरियाज़ में है ना ठीक से प्लानिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से डेवलपमेंट हो, अर्बन एरियाज़ का फ्री स्पेस रहे, लोग साइकिल चला सके, लोग है ना पब्लिक स्पेस में गेम खेल सके, पार्क जा सके। तो ये सब चीज़ होना भी जरूरी है, यानी कि अर्बन प्लानिंग पे काम होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, लोग क्रिकेट खेले, कबड्डी खेले, समझ गए ना। तो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है कि ये जो हाई फैट सॉल्ट एंड सोल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर, इस तरह का या अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, ये सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बात समझे, क्योंकि मेन रीज़न यही है। जो भी फूड आइटम, जो भी कंपनी मान लो कि इस तरह का चीज़ बेच रहा है, हाई टैक्स रेट लगाओ उस पर, समझे ना, और बोलो कि यस यदि हेल्थियर फूड आइटम्स कोई बेच रहा है तो उसको सब्सिडी दो। फ्रूट और वेजिटेबल को जो प्रमोट कर रहा है तो उसको बेस्ट, उसको इंसेंटिव दो, समझ गए ना। तो फूड इंडस्ट्री शुड वॉलंटियर टू एडॉप्ट, यानी कि फूड इंडस्ट्री को भी सोचना चाहिए कि हम एथिकल प्रैक्टिस करें, ठीक है, लोगों को गलत नहीं खिलाएं। वेस्ट सरकमफ्रेंस पे भी ध्यान देना चाहिए हमें, पेट का जो सरकमफ्रेंस उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वेट, हाइट एंड, क्योंकि अभी तक तो वेट और हाइट का ही बात कर रहे हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस भी जो पेट निकलता है उसका उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो भी तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग विजिट करते हैं ना हॉस्पिटल सब में, क्लिनिक सब में, तो वहाँ पे BMI मशीन रखा रहता है, हाइट नापने के लिए रखा रहता है, बट वेस्ट सरकमफ्रेंस को भी नापने के लिए होना चाहिए चीज़ सब, जो कि नॉर्मली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग को लगे कि भाई वेस्ट सरकमफ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात समझे, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा गया है, वेस्ट सरकमफ्रेंस ऑफ मोर देन 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट सरकमफ्रेंस हुआ महिलाओं में, और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा पुरुष में हो तो वह अनहेल्दी माना जाएगा। यदि ये तुम अलार्म दे दो पहले ही तो लोग सब सतर्क हो जाएंगे। और कई लोग तो कहते हैं कि मर्द है तो पेट होना चाहिए, और तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर दुनिया भर का बीमारी भी तो होगा, समझे। क्लैरिटी अबाउट एंटी ओबेसिटी मेडिसिन, बताओ ई-कॉमर्स साइट में एंटी ओबेसिटी मेडिसिन मिल रहा है तो लोग बिना डॉक्टर को पूछे हुए खा रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए एंटी ओबेसिटी मेडिसिन लेने से पहले ना क्लिनिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें, लोग जाए पूछे कि ये ले कि ना ले। रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन इन द ऑफिस सब में देखो, जो एम्प्लॉइज सब है उसको मोटिवेट करना चाहिए, अनहेल्दी वेट को घटाओ, इस तरह का अवेयरनेस, बॉडी फैट कंपोजिशन एनालिसिस, ये भी तुम्हारा ऑफिस में ही होना चाहिए। यानी कि ऑफिस में ही जो लोग कर्मचारी सब जो काम करने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी एक बेस्ट अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग इन स्कूल एंड कॉलेज में भी, स्कूल में भी, है ना, ये सब चीज़ पे बात होना चाहिए। ईटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का डिस्कशन होना चाहिए, इसका नॉलेज शेयर होना चाहिए। हाँ, जैसे जापान का एग्जांपल देखो, जापान तो बेस्ट है। जापान में क्या है कि डाइटिशियन आर अ पार्ट ऑफ एवरी स्कूल नेटवर्क, हर एक स्कूल में डाइटिशियंस रहते हैं वहाँ पे, वो बताते हैं किस तरह खाना चाहिए। तो बिल्कुल इंडिया में भी ये हो सकता है। मल्टीपल मिनिस्ट्री इंगेज होने चाहिए, समझे ना। तो ओबेसिटी के लिए यस, एक मिनिस्ट्री काम करने से नहीं होगा, खाली फैमिली हेल्थ केयर वाला वो मिनिस्ट्री से काम नहीं चलने वाला है, समझे ना। बहुत सारे मिनिस्ट्री एक साथ आए, वो बताएं, फोकस करें कि केवल खाली पेट भरने के लिए नहीं है जी। माइंडफुल अंडर फीडिंग या राइटफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, यानी कि क्या क्या सही तरीके से ले माइक्रोन्यूट्रिएंट सब बॉडी में जो चीज़ चाहिए। खाली हम लोग PDS का बात करते हैं, है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। खाली न्यूट्रिशन का बात करते थे, न्यूट्रिशन में क्या होना चाहिए, है ना, ताकि माइंड भी ठीक रहे, बॉडी भी ठीक रहे। आगे देखो एडिशनल एविडेंस, अब देखो सब मेन तो एविडेंस है, तुम प्रूव करो, साइंटिफिक डेटा लेके आओ कि जिसका पेट ज़्यादा बड़ा है या जो है ना ओबेस है वो बीमार पड़ जाएगा जल्दी। इस तरह का यदि एविडेंस लाते हो तो लोगों में अवेयरनेस जल्दी फैलेगा, सही बात है ना। और एट द सेम टाइम हेल्दी लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करना चाहिए। जंक फूड महंगा हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी दिक्कत क्या है कि ईटिंग हेल्दी बिकम मोर एक्सपेंसिव, अभी इंडिया हेल्दी खाना महंगा हो गया और जो जंक फूड है वो तुमको सस्ता में मिल रहा है, तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम। जैसे देखो मोमो देखो अभी इंडिया में सेकेंड सबसे ज़्यादा खाने वाला स्ट्रीट फूड है आफ्टर पानीपुरी, तो जबकि मोमो जंक फूड है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड भी जाने चाहिए ताकि हेल्थ लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स पे प्रमोशन हो।
तो एक सोल्यूशन से नहीं चलने वाला है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए इसको ठीक करने के लिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।